नोमा आम औरत नहीं, एक एजेंसी की चीफ है और नॉट ऑन के बकौल उसका हेडक्वार्टर बेहद सेफ है। फिर हमने उससे मालूमात हासिल करनी है, इसलिए ये एक दो आदमी का काम नहीं है, हम सबको वहां जाना होगा। जूलिया ने कहा, सिर्फ मालूमात हासिल करने के लिए पूरी टीम को हरकत में आना दुरुस्त नहीं है, इसलिए इन मालूमात के लिए टाइगर, जूलिया और तनवीर 3 अफराद जाएंगे और इस टीम की इंचार्ज जूलिया होगी। सफदर ने कहा, मेरा नाम काट दो या फिर मुझे इंचार्ज बना दो, वरना मैं आहिस्ता आहिस्ता काम करने वालों के साथ नहीं चल सकता। तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा, यह मिशन नहीं है, सिर्फ मालूमात हासिल करनी है। जूलिया ने कहा, होगा, लेकिन मैं अपने अंदाज में काम कर सकता हूँ। तनवीर ने कहा, ओके, फिर टाइगर और जूलिया दोनों काफ़ी हैं, जूलिया इंचार्ज होगी। सफदर ने कहा और उस पर कोई ना बोला तो सफदर ने हाथ ऊपर उठाकर इसे फाइनल कर दिया। मैडम, हमने कब यहाँ से रवाना होना है? टाइगर ने जूलिया से पूछा। आज रात को हमारी रवानगी होगी, तुमने वहाँ एक रिहाइशगाह अरेंज करनी है जहाँ एक कार भी मौजूद हो। हम नोमा को उठाकर उस रिहाइशगाह पर ले जाएंगे और फिर उससे तमाम मालूमात हासिल की जाएंगी। जूलिया ने कहा तो टाइगर ने अज़बात में सर हिलाया और उठ खड़ा हुआ। मुझे इजाज़त दें, उसने सफदर से कहा और सफदर ने अज़बात में सर हिला दिया और टाइगर सलाम करके बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। नोमा अपने ऑफिस में बैठी एक फाइल पढ़ रही थी कि पास पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी तो नोमा ने चौंक कर फोन की तरफ देखा और फिर रिसीवर उठा लिया। यस, नोमा ने अपने मखसूस लहजे में कहा, मैडम, नारायण की कॉल है। दूसरी तरफ से उसकी फोन सेक्रेटरी की मातबाना आवाज़ सुनाई दी। यस, क्राउबाद। नोमा ने कहा, हेलो मैडम, मैं नारायण बोल रहा हूँ। चंद लम्हों की खामोशी के बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। क्या बात है, क्यों फ़ोन किया है? नोमा ने कहा, मैडम, एक स्विस नजात औरत और एक एशियाई मर्द पाकिस्तान से काफिरिस्तान आए हैं और वो टैक्सी से यहाँ कटार आए हैं और ग्रैंड होटल में रिहाइश पजीर हैं। नारायण ने कहा, यह क्या रिपोर्ट है? क्या पाकिस्तान से किसी का आना जुर्म है या कटार आना जुर्म है? नोमा ने गुस्सीले लहजे में कहा, मैडम, ये दोनों इसलिए मशकूक हैं कि टैक्सी में सफ़र के दौरान इन्होंने पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का नाम लिया था। टैक्सी ड्राइवर ने इन्हें ग्रैंड होटल में ड्रॉप करके मुझे फ़ोन किया क्योंकि ये ड्राइवर ब्लैक एजेंसी का एजेंट है। नारायण ने कहा, क्या कह रहे हो? टैक्सी ड्राइवर भी हमारी एजेंसी से मुतालिक हैं, क्या मतलब हुआ इस बात का? नोमा ने हैरान होते हुए कहा, मैडम, हेडक्वार्टर की हिफाजत के लिए बेशुमार इकदाम चीफ कर्नल विशान ने किए थे। कटार के तमाम टैक्सी ड्राइवरों को भी कर्नल विशान ने अपने साथ शामिल किया हुआ है। इनमें से जो कोई खास इत्तला देता है उसे माकूल रकम दी जाती है। लोग टैक्सियों में सफ़र करते हुए टैक्सी ड्राइवर को नज़रअंदाज कर देते हैं, इसलिए बाज़ औकात ऐसी अहम इत्तलात मिल जाती हैं जिनसे ब्लैक एजेंसी को बहुत फ़ायदा होता है। नारायण ने जवाब देते हुए कहा, वेरी गुड, वाकई ये बेहद अच्छी बात है। नोमा ने कहा, इन दोनों मशकूक अफराद के बारे में क्या हुक्म है? नारायण ने कहा, उन्होंने पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का नाम लिया है, इसलिए ये वाकई मशकूक अफराद हैं। उन दोनों को होटल के कमरे में ही बेहोश करके फायर डोर से निकालकर पॉइंट 1 पर पहुंचा दो, फिर वहां उन्हें रॉड्स में जकड़कर मुझे इत्तला दो, मैं उनके हलक से सब कुछ बाहर निकलवा लूंगी। नोमा ने हुक्म देते हुए कहा, यस मैडम। नारायण ने कहा तो नोमा ने रिसीवर रख दिया और एक बार फिर वो फाइल पर झुक गई। एक फाइल के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी फाइल देखने के बाद उसने उन्हें वापस दराज में रखा और उठ खड़ी हुई। शाम होने वाली थी और वो काम करते हुए खासी थक गई थी, इसलिए वो क्लब जाकर कुछ आराम करना चाहती थी। लेकिन इससे पहले कि वो मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ती, फोन की घंटी बज उठी तो नोमा ने चौंक कर रिसीवर उठा लिया। यस, नोमा ने कहा, नारायण की कॉल है मैडम। दूसरी तरफ से उसकी फोन सेक्रेटरी की मुअद्दबाना आवाज़ सुनाई थी। ओ अच्छा, क्राउबाद। नोमा ने चौंक कर कहा और वापस कुर्सी पर बैठ गई। हेलो मैडम, मैं नारायण बोल रहा हूँ। चंद लम्हों की खामोशी के बाद नारायण की मुअद्दबाना आवाज़ सुनाई दी। क्या हुआ, तुमने बहुत देर लगा दी? नोमा ने कहा, मैडम, आपके ऑर्डर के बाद हमने ग्रैंड होटल में जब काम शुरू किया तो वो दोनों कमरे से निकलकर बाहर आ गए थे। हमने उनकी मशीनी निगरानी की क्योंकि वो आम अफराद की तरह घूम फिर ना रहे थे, बल्कि बड़े चौकन्ने अंदाज में इधर उधर घूम रहे थे। लेकिन मशीनी निगरानी को वो चेक न कर सके और फिर वो टैक्सी में बैठकर कामिनी कॉलोनी की कोठी नंबर 101 में पहुंचे और अंदर चले गए। हम उनकी वापसी का इंतजार करते रहे क्योंकि कोठी में बेहोश करने वाली गैस किट हमारे पास ना थी और हम यही समझते रहे कि वो यहाँ किसी से मिलने आए होंगे। लेकिन तकरीबन 1 घंटे बाद
वो दोनों एक कार में सवार होकर बाहर आए। कोठी को बाहर से लॉक लगा दिया गया। इसका मतलब था कि वो यहाँ किसी से मिलने नहीं बल्कि रहने आए हैं। हम उनकी निगरानी करते रहे। वो वहाँ से सीधे किंग क्लब पहुँचे और अब भी वहाँ मौजूद हैं। नारायण ने कहा, ओ इसका मतलब है कि उन दोनों का ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है और दोनों मुझे घेरने के लिए आए हैं। किंग क्लब जाने का उनका मतलब है कि उन्हें मालूम है कि मेरा किंग क्लब में आना जाना रहता है। तुम्हारा फ़ोन आने से पहले मैं किंग क्लब जाने का सोच रही थी। अब उन्हें पकड़ना बेहद ज़रूरी हो गया है ताकि उनसे मालूम किया जा सके कि उन्हें मेरे बारे में इस कदर दुरुस्त मालूमात किसने दी है। नोमा ने कहा, यस मैडम। हमने अब कामिनी कॉलोनी की कोठी में उगबी तरफ से दाखिल होकर बेहोश कर देने वाली गैस का बड़ा यूनिट नस्ब कर दिया है। वो जैसे ही वापस आएंगे हम वायरलेस चार्जर की मदद से ये यूनिट फायर कर देंगे और ये दोनों फौरी बेहोश हो जाएंगे। नारायण ने कहा, वो क्लब में न जाने कब तक रहे। हो सकता है कि वो पिछली रात वापस आए। क्या हम इंतजार ही करते रहेंगे? क्या क्लब में उन पर हाथ नहीं डाला जा सकता? नोमा ने कहा, मैडम, हॉल में बैठे हुए अफराद को कैसे बेहोश किया जा सकता है? मुझे यकीन है कि ये रात होते ही वापस आ जाएंगे। नारायण ने कहा, ओके, फिर इस बात का ख्याल रखना कि वो तुम पर काबू ना पाले। वो यकीनन तरबियत याफ्ता लोग हैं। उनका हुलिया क्या है? मैं किंग क्लब जाकर खुद उन्हें देखना चाहती हूँ। नोमा ने कहा, ठीक है मैडम, मैं हुलिया बता देता हूँ। वैसे हम आपकी हिफाजत के लिए भी हर वक्त तैयार हैं, आपके साथ रहेंगे। आप किसी भी वक्त हमें सेलफोन पर कॉल कर सकती हैं। नारायण ने कहा और इसके साथ ही उसने तफसील से न सिर्फ उन दोनों के हुलिये बता दिए बल्कि जो लिबास उन्होंने पहन रखे थे उनकी तफसील भी बता दी। ठीक है, लेकिन मेरी हिफाजत की ज़रूरत नहीं। मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ। तुम इन मशकूक अफराद को चेक करते रहो और उन्हें बेहोश करके पॉइंट 1 पर पहुँचाने का टास्क पूरा करो। नोमा ने कहा और इसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया और कुर्सी से उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अपने मखसूस कमरे में पहुंचकर उसने क्लब जाने के लिए लिबास तब्दील किया और फिर हल्का सा मेकअप करके वो उठी ही थी कि एक ख्याल के जहन में आते ही वो बेख्तियार उछल पड़ी। उसे ख्याल आ गया था कि जिस तरह मशकूक अफराद के हुलिये उसने मालूम कर लिए हैं उसी तरह हो सकता है कि उन्हें भी उसके हुलिये का इल्म हो। चुनांचे उसने मास्क मेकअप करने का फैसला किया और थोड़ी देर बाद जब वो ऑफिस से बाहर आई तो उसका चेहरा काफ़ी हद तक तब्दील हो चुका था। मेकअप में वो खासी माहिर थी, इसलिए उसे गौर से देखने के बावजूद ये महसूस ना होता था कि वो मेकअप में है। थोड़ी देर बाद उसकी कार किंग क्लब की वसी व अरीस इमारत में दाखिल हुई और पार्किंग में जाकर रुक गई। वो कार से नीचे उतरी तो उसे टोकन दे दिया गया। उसने टोकन अपने पर्स में रखा और कार लॉक करके वो मुड़ी और क्लब के मेन गेट की तरफ बढ़ने ही लगी थी कि उसे एक आवाज़ सुनाई दी, मैडम। उसे अपने उकब से एक आवाज़ सुनाई दी तो वो तेज़ी से मुड़ी और फिर चौंक पड़ी। वहाँ नारायण मौजूद था। मैडम। वो दोनों खाना खाकर अब लॉबी में बैठे हुए हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप दीगर हॉलों में ना घूमते फिरें। नारायण ने करीब आकर कहा, लेकिन तुमने मुझे पहचान कैसे लिया? मैंने आज नया मेकअप किया है और ये मेकअप पहले मैंने कभी नहीं किया था। नोमा ने हैरान होते हुए कहा, आपकी कार तो वही है। नारायण ने मुस्कुराते हुए कहा तो नोमा बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। ठीक है, ओके, तुम ख्याल रखना ये लोग भाग न जाएं। इन्हें हर सूरत में नज़रों में रखना। नोमा ने कहा और एक बार फिर मेन गेट की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद वो लॉबी में दाखिल हुई तो उसने दूर एक मेज के गिर्द उन दोनों को बैठे हुए देखा। वो दोनों कॉफ़ी पी रहे थे। उनके करीब ही एक मेज़ खाली थी। नोमा उस पर जाकर बैठ गई और उसने वेटर को शराब लाने का कह दिया। अब वो उन दोनों को सरसरी नज़रों से देख रही थी। उसके ख्याल के मुताबिक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के अरकान बेहद चुस्त व चालाक और होशियार होंगे, लेकिन ये दोनों तो बड़े ढीले ढाले अंदाज में बैठे हुए थे और ना सिर्फ ढीले ढाले अंदाज में बैठे थे बल्कि इस तरह खामोश बैठे थे जैसे एक दूसरे से लड़कर खामोश हुए हों। अब चले वापस, लड़की ने कॉफ़ी का आखिरी घूंट लेते हुए कहा। हाँ, और क्या हो सकता है? उस आदमी ने जवाब दिया और फिर वेटर को बुलाकर उन्होंने बिल अदा किया और दोनों उठकर बैरूनी गेट की तरफ बढ़ गए। उसी वक्त वेटर ने शराब का जाम लाकर नोमा के सामने रख दिया तो नोमा ने शराब की चुस्कियाँ लेना शुरू कर दी। उसके जहन में मुसलसल ये कश्मकश जारी थी कि क्या ये लोग वाकई पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के अरकान हैं या नहीं। ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने वैसे ही पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का नाम ले दिया हो, क्योंकि ये दोनों तरबियत याफ्ता नजर ना आ रहे थे। वो मुसलसल शराब की चुस्कियाँ ले रही थी, लेकिन अब तक उसके किसी दोस्त ने उसको ना बुलवाया था। हालांकि उसके बहुत से दोस्त वहाँ से गुजरे थे, लेकिन उसकी वजह वो समझती थी कि वो मेकअप में है। अलबत्ता वो बैठी सोच रही थी
कि यहाँ अकेली बैठने के बजाय वो वापस चली जाए और मेकअप वॉश करके आए ताकि दोस्तों के साथ एंजॉय तो कर सके। चुनांची ये फैसला करते ही उसने वेटर को बुलाया, उसे शराब के जाम की पेमेंट की और फिर बैरूनी गेट की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद वो पार्किंग में पहुंच गई, लेकिन यहाँ नारायण मौजूद न था। वो यकीनन अपने साथियों समेत उस जोड़े के पीछे गया होगा। कार टोकन वापस करके वो कार में बैठी और चंद लम्हों बाद उसकी कार वापस हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। थोड़ी देर बाद वो हेडक्वार्टर में मौजूद थी। उसकी कार में खुसूसी सेंसर्स लगे हुए थे कि अगर कोई गाड़ी उसकी कार का ताकुब करती तो इन सेंसर्स की वजह से उसे उसका इल्म हो जाता था। लेकिन किंग क्लब से हेडक्वार्टर आने तक उसे निगरानी की कोई इत्तला ना मिली थी। उसने सबसे पहले अपना मेकअप वॉश किया और उसके साथ ही उसने लिबास भी तब्दील करने का फैसला कर लिया, ताकि कोई उसके लिबास को याद रखकर ये ना कह सके कि उसने मेकअप किया हुआ था। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे कि उसका ताल्लुक किसी एजेंसी से है। नोमा ने अपने आप को एक बैनुल अक़वामी कंपनी की नुमाइंदा जाहिर किया हुआ था। लिबास तब्दील करके वो एक बार फिर कार में सवार होकर किंग क्लब की तरफ रवाना हुई, लेकिन अभी वो किंग क्लब ना पहुंची थी कि उसकी जैकेट की जेब में मौजूद सेलफोन की घंटी बज उठी। तो उसने कार को आहिस्ता करके एक साइड पर रोका और जेब से सेलफोन निकाल कर देखा तो उसकी स्क्रीन पर नारायण का नाम डिस्प्ले हो रहा था। उसने उसका बटन ऑन कर दिया। नारायण बोल रहा हूँ मैडम। दूसरी तरफ से नारायण की आवाज़ सुनाई दी। क्या हुआ, कोई खास बात? नोमा ने कहा। यस मैडम, आपके हुक्म की तामील कर दी गई है। दोनों को बेहोश करके पॉइंट 1 पर पहुंचा दिया गया है और वो दोनों इस वक्त स्पेशल रूम में रॉड्स में जकड़े बैठे हैं। नारायण ने जवाब दिया। कैसे ये पकड़े गए, तफसील बताओ। नोमा ने कहा। ये दोनों किंग क्लब से उठकर ब्लू स्काई कॉलोनी की तरफ बढ़ गए और उन्होंने एक बार फिर हेडक्वार्टर का चक्कर लगाया, फिर वापस कामिनी कॉलोनी की उस कोठी में चले गए जहां हमने बेहोश कर देने वाली गैस का यूनिट नस्ब किया हुआ था। हमने यूनिट को फायर कर दिया और पूरी कोठी में बेहोश कर देने वाली गैस फैल गई। फिर जब गैस के असरात खत्म हुए तो हम उकबी तरफ से कोठी के अंदर दाखिल हुए तो वो दोनों कोठी के एक कमरे में कुर्सियों पर बैठे बेहोश पड़े थे। हमने फाटक खोला और गाड़ी अंदर ले आए और फिर उन्हें गाड़ी में डालकर पॉइंट 1 पर पहुंच गए और अब मैं वहीं से बोल रहा हूँ, नारायण ने तफसील बताते हुए कहा। पॉइंट 1 का इंचार्ज कहाँ है, उससे मेरी बात कराओ। नोमा ने कहा। यस मैडम, नारायण ने कहा और फिर लाइन पर खामोशी तारी हो गई। यस मैडम, फ्रेड बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक और आदमी की आवाज़ सुनाई दी। तुम ख्याल रखना, ये खतरनाक लोग हैं। मैं पॉइंट 1 पर आ रही हूँ, नोमा ने कहा और फिर फोन बंद करके उसे जेब में डाला और फिर कार का रुख पॉइंट 1 की तरफ मोड़ दिया। हमें तेज़ एक्शन करना है मैडम, वरना हमें यहाँ मार्क किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ गैर मुल्कियों की बहुत सख्ती से निगरानी की जाती है। टाइगर ने जूलिया से मुखातिब होकर कहा। वो दोनों एक फ्लाइट के जरिए कुछ देर पहले काफिरिस्तान पहुंचे थे और फिर एक टैक्सी के जरिए कटार की कामिनी कॉलोनी की एक कोठी में पहुंच गए। ये रिहाइश का टाइगर ने अंडरवर्ल्ड के एक आदमी के जरिए हासिल की थी। इस कोठी में सफ़ेद रंग की जदीद मॉडल की कार भी मौजूद थी। एक्शन तो तब करे जब हमें टारगेट का इल्म हो। ऐसे हवा में लाठियां चलाने से उल्टा हमें नुकसान होगा। तुम्हें मालूम है कि नोमा किस क्लब में किस वक्त आती है? जूलिया ने कहा। ओ, आपने दुरुस्त सोचा है, मैं भी मालूम करता हूँ, टाइगर ने कहा और मेज पर मौजूद फोन का रिसीवर उठाकर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आखिर में उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। इसके साथ ही दूसरी तरफ से बजने वाली घंटी की आवाज़ सुनाई देने लगी। इंक्वायरी प्लीज, एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। कटार शूटिंग क्लब का नंबर दे, टाइगर ने कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया और फिर लाइन पर खामोशी तारी हो गई। हेलो, क्या आप लाइन पर हैं? कुछ देर बाद वही निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। यस, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। थैंक यू, टाइगर ने कहा और फिर क्रीडल दबा दिया। फिर टोन आने पर उसने इंक्वायरी ऑपरेटर का बताया हुआ नंबर प्रेस कर दिया। कटार शूटिंग क्लब। राब्ता होते ही दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। रॉबर्ट से बात कराओ, मैं पाकिस्तान से टाइगर बोल रहा हूँ, टाइगर ने कहा। पाकिस्तान से? ओ, मैं बात कराती हूँ, दूसरी तरफ से चौंक कर कहा गया। हेलो, रॉबर्ट बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। रॉबर्ट, मैं टाइगर बोल रहा हूँ, टाइगर ने कहा। ओ आप, बड़े अरसे बाद फ़ोन किया है आपने, खैरियत है ना? दूसरी तरफ से चौंक कर कहा गया। अभी एक हफ्ता पहले तो आपसे बात हुई है, टाइगर ने कहा। तो दूसरी तरफ से रॉबर्ट के हंसने की आवाज़ सुनाई दी।
1 हफ्ता बहुत होता है क्योंकि आपसे हमें बड़ी रकम मिल जाती है, रॉबर्ट ने जवाब देते हुए कहा। ओके, इस बार फिर बड़ी रकम मिल सकती है। ब्लैक रॉड की चीफ नोमा को जानते हो? टाइगर ने कहा। उसे कौन नहीं जानता, कर्नल विशान की नायब थी, लेकिन फिर कर्नल विशान को पुरइसरार तौर पर हलाक कर दिया गया और अब नोमा चीफ बन गई है। लेकिन आपको उससे क्या काम पड़ गया है? वो तो बेहद आज़ाद मंच औरत है, रॉबर्ट ने कहा। मुझे इसकी आज़ादी से क्या मतलब है? मैं एक शिपमेंट के लिए उससे मिलना चाहता हूँ और मैं इस वक्त कतार में हूँ, टाइगर ने कहा। ओह अच्छा, वो आपको किंग क्लब में ही मिल सकती है क्योंकि वो ब्लैक एजेंसी के हेडक्वार्टर में रहती है और वहाँ एजेंसियों के मखसूस आदमियों के अलावा कोई और आदमी अंदर दाखिल ही नहीं हो सकता। वहाँ कर्नल विशान ने ऐसे आलात नस्ब कर रखे हैं कि अजनबी आदमी तो एक तरफ, मच्छर और मक्खी भी अंदर दाखिल नहीं हो सकती। इसलिए अगर उससे मिलना है तो किंग क्लब चले जाओ, वो कई कई घंटे वहाँ गुजारती है, रॉबर्ट ने जवाब देते हुए कहा। उसका हुलिया बता दो, टाइगर ने कहा। तो दूसरी तरफ से हुलिया बता दिया गया। अब एक और अहम बात भी सुन लो, अगर वो रात के इब्तिदाई हिस्से में किसी वजह से क्लब ना आ सके तो फिर वो आधी रात के बाद लाजमन आती है, रॉबर्ट ने कहा। कितनी रकम भेजूं? टाइगर ने कहा। बस जाते वक्त मुलाकात करते जाना, रॉबर्ट ने मुस्कुराते हुए कहा और रिसीवर रख दिया। टाइगर ने भी रिसीवर रख दिया। अब चले किंग क्लब, जूलिया ने कहा। जी हाँ, हमें उससे तफसीली बात करनी है, इसलिए हम उसे अगवा करके यहाँ ले आएंगे, टाइगर ने कहा। हाँ, पहले वो नज़र तो आए, जूलिया ने उठते हुए कहा और फिर थोड़ी देर बाद वो कार में बैठे किंग क्लब की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। ड्राइविंग सीट पर टाइगर था जबकि साइड सीट पर जूलिया मौजूद थी। किंग क्लब में अगर कोई वाकिफकार निकल आए तो खासी सहूलत हो सकती थी, जूलिया ने कहा तो टाइगर बेख्तियार चौंक पड़ा। मैं समझा नहीं आपकी बात, टाइगर ने कहा। क्लब खासी वसी जगह में होता है और हमें ये भी नहीं मालूम कि नोमा कौन से हॉल में बैठती है और किससे मिलती है, इसलिए अगर वहाँ हमारा कोई आदमी होता तो वो हमें इन्फॉर्मेशन दे सकता था, उससे खासी सहूलत हो जाती, जूलिया ने उठते हुए कहा। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन ऐसा कोई आदमी नहीं है, हम खुद ही हॉल चेक कर लेंगे, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा।